करती हूँ। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में जब हम बात करते हैं कि एक लक्ष्य नाभिक है, उस पर हमने एक पार्टिकल ए आपतित किया है और उसके फलस्वरूप एक उत्पाद नाभिक वाई बन रहा है और एक कण उत्सर्जित होता है बी। तो इसके लिए जब हमने काइनेमैटिक्स लगाई थी तब हमने ये पाया था कि जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कण की अभिक्रिया से पूर्व जो भी आपके पास भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, उनकी जो रेस्ट मास एनर्जी और गतिज ऊर्जा का जो योगफल है नाभिकीय अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पूर्व वही अभिक्रिया के बाद गतिज ऊर्जा और रेस्ट मास एनर्जी का योग होता है। वो आपतित कण की और आपके पास जो लक्ष्य नाभिक है उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी रेस्ट मास एनर्जी का योग जो होता है वो अभिक्रिया से पूर्व की ऊर्जा होती है। और जो उत्पाद कण और उत्पाद नाभिक की गति ऊर्जा और विराम ऊर्जाओं का योग होता है वो अभिक्रिया के बाद की कुल ऊर्जा होती है। और इसमें हमने देखा था ऊर्जा संरक्षण नियम से कि आपके पास अगर अभिक्रिया होती है तो उस स्थिति में जो ऊर्जा निकलेगी वो क्यू ऊर्जा किसके बराबर हो जाती है, या अवशोषित की जाएगी या उत्सर्जित की जाएगी। वो ऊर्जा क्यू किसके बराबर हो जाती है कि अभिक्रिया के बाद कुल कितनी गतिज ऊर्जा है माइनस अभिक्रिया से पूर्व कुल कितनी गतिज ऊर्जा होती है। तो उस स्थिति में, और या फिर हम ये कहें कि ये ऊर्जा किस बात पर निर्भर करेगी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो आपके पास नाभिक या पार्टिकल हैं उनका द्रव्यमानों का योग का अंतर कितना है जो उत्पाद नाभिक या कण उत्सर्जित हो रहे हैं उनके द्रव्यमानों से। तो द्रव्यमानों का अंतर किसमें बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। और ये हमने देखा था ये जो ऊर्जा है वो उसकी कहलाती है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। और ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन एनर्जी बैलेंस को बताती है उस अभिक्रिया के। और अगर ये क्यू पॉजिटिव है तो उस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक कहलाती है। और अगर क्यू ऋणात्मक हो जाए तो अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है और ये अभिक्रिया एंडोथर्मिक कहलाती है, ऊष्माशोषी कहलाती है। अब हम इस क्यू का मान निकालना चाहते हैं और देहली ऊर्जा का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ मान लिया कि आपके पास एक आपतित कण है जिसकी ऊर्जा E है, मोमेंटम P है, मास ma है, एक लक्ष्य नाभिक पर, टारगेट नाभिक पर आपतित होता है जिसका द्रव्यमान mx है। क्योंकि ये रेस्ट पर है इसलिए इसका संवेग भी शून्य है और गतिज ऊर्जा भी शून्य है। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एक उत्पाद नाभिक बनता है जिसका कि द्रव्यमान my है, ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी Ey है, संवेग Py है और ये इनिशियल दिशा से फाई कोण बनाते हुए उत्सर्जित होता है। और एक और कण यहाँ पे उत्सर्जित हो रहा है बी कण जिसका कि द्रव्यमान mb है, संवेग mpb है, गति ऊर्जा eb है और यह इनिशियल डायरेक्शन से थीटा कोण बनाते हुए उत्सर्जित होता है। तो अब हम चूंकि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं p²/2m होती है, तो यहाँ से संवेग और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को मैं निरूपित कर सकती हूँ, यानी संवेगों के मान निकाल सकती हूँ। तो आपतित कण का जो संवेग मुझे मिलेगा वो हो जाएगा √2ma के बराबर और जो उत्सर्जित कण है उसका संवेग हो जाएगा √2mb के बराबर। लक्ष्य नाभिक रेस्ट पर है इसलिए इसका संवेग शून्य होगा। उत्पाद नाभिक का जो संवेग है वो हो जाएगा √2my/Ey। अब संवेग संरक्षण का नियम जब मैं x दिशा में लगाती हूँ तो दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर ये x दिशा में ही पार्टिकल आ रहा है आपतित कण, ये रेस्ट पर है इसलिए मान x दिशा में अभिक्रिया से पूर्व संवेग का Pa हो जाएगा। और अभिक्रिया के बाद जो संवेग है x दिशा में इसका x घटक निकालेंगे तो यहाँ पर इसका x घटक निकालेंगे तो ये Py cos phi हो जाएगा। और उत्सर्जित कण के लिए जब मैं x घटक निकालूंगी तो हो जाएगा Pb cos थीटा। तो यहाँ से Py cos phi का मान मैं निकाल सकती हूँ जो मुझे मिलेगा Pa - Pb cos थीटा के बराबर। अब y दिशा में जब मैं संवेग संरक्षण का नियम लगाती हूँ तो उत्पाद नाभिक के लिए मुझे जो y घटक मिलेगा वो साइन कंपोनेंट होगा और इसी तरह इसका भी साइन कंपोनेंट होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। उत्पाद नाभिक की +y में है, उत्सर्जित कण की माइनस में है, इसलिए साइन यहाँ कौन सा आएगा, माइनस का। और ये कण चूंकि x दिशा में ही आपतित था, y दिशा में इसका कोई घटक नहीं था, इसलिए संवेग शून्य बराबर किसके बराबर हो जाएगा, Py sin phi माइनस Pb साइन थीटा के। तो यहाँ से Py sin phi का मान मुझे मिल जाता है। दोनों को स्क्वायर करती हूँ, ऐड करती हूँ और sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi का मान 1 रखती हूँ तो मुझे समीकरण मिल जाता है Py² = Pa² - 2a Pb प्लस Pb² के बराबर। यहाँ से अब मैं सब संवेगों के मान चूंकि मुझे यहाँ मालूम है तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो Py² का मान जब रखती हूँ तो 2my/Ey मिल जाता है। Pa का मान रखती हूँ तो आपके पास Pa² का मान 2ma रख देती हूँ। अब यहाँ पे Pa Pb है तो ये रूट में ही रखे जाएंगे तो पावर हाफ में मैंने इसको रख दिया है। और यहाँ से पुनः Pb² का मान रख देती हूँ तो 2mb
PeB के बराबर मिल जाता है। अब इस समीकरण को मैं सॉल्व कर लेती हूँ किसके लिए, EY के लिए। तो मुझे यहाँ से मान मिल, और 2My के लिए मुझे इसके लिए पूरे समीकरण को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 सब जगह से हट जाता है। तो समीकरण मेरे पास आ जाती है कि EY का मान हो जाएगा MA/MY EA माइनस 2/MY MA/MB EA/EB की पावर हाफ cos थीटा प्लस MB/MY EB के बराबर। अब यहाँ पे Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन मैं जानती हूँ कि मैंने पहले निकाला है कि जो उत्पाद जो भी बन रहे हैं, उत्पाद कण या उत्पाद नाभिक, उनकी कुल गतिज ऊर्जाओं का योगफल माइनस जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन कणों की गतिज ऊर्जाओं का योगफल। यहाँ पर चूंकि मैंने EA केवल इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरा पार्टिकल रेस्ट पर है और EX 0 है, इसलिए ये केवल माइनस EA हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो भी ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित की जाएगी उसका मान इसके बराबर होगा, डिपेंडिंग अपॉन Q पॉजिटिव है या Q नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं EY का मान रख देती हूँ। तो यहाँ मैं देखती हूँ कि ये टर्म एक ही बार आएगी, लेकिन EA के लिए मुझे 2 टर्म्स मिल जाएंगी, इसी तरह EB के लिए भी 2 टर्म्स मिल जाएंगी। EA और EB की टर्म्स को जब मैं कंबाइन कर देती हूँ तो मुझे समीकरण मिल जाता है Q = MA/MY माइनस 1 EA। सेकेंड टर्म एज इट इज़ है ये रूट वाली, और EB के लिए मुझे मिल जाता है 1 MA/MY प्लस 1 इंटू EB के बराबर। और अगर मान लें थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी कण y दिशा में ही जाए, लंबवत दिशा में जाए, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो ये टर्म हट जाएगी, सिर्फ यही 2 टर्म्स मेरे पास बचेंगी। तो ये है Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन मैं कैसे निकाल सकती हूँ। अब मैं देखती हूँ नाभिकीय अभिक्रिया की देहली ऊर्जा, यानी वो आपतित कण की न्यूनतम ऊर्जा जिस पर भी कोई ऊष्माशोषी अभिक्रिया को शुरू किया जा सके, क्योंकि बिना न्यूनतम ऊष्मा अवशोषित किए वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, और वो न्यूनतम ऊष्मा जिसके लिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हम शुरू कर सकेंगे वो कहलाती है आपके पास देहली अभिक्रिया। तो यहाँ से अब हम देखते हैं जो मेरे पास ये समीकरण आया था Q वैल्यू का, इसको मैं अब EB की पावर हाफ के द्विघात के रूप में निरूपित कर देती हूँ, और निरूपित करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ सब जगह मैं MY को एलसीएम लेके गुणा, यहाँ पे इसको जो भी सोल्यूशन आएगा, यानी ये बन जाएगा MA माइनस MY/MY, यहाँ बन जाएगा MB प्लस MY/MY। तो यहाँ MY सब जगह से Q से गुणा हो जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपके पास यहाँ से EB का मान मैं निकाल सकती हूँ आसानी से, क्योंकि इस पूरे समीकरण को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, अब MY से गुणा करने के बाद MB प्लस MY से डिवाइड कर दूंगी। तो समीकरण मुझे क्या मिल जाता है कि EB माइनस 2MA/MB EA/EB की पावर हाफ MB प्लस MY cos थीटा माइनस QMY माइनस MA प्लस MY/MB प्लस MY = 0 के बराबर। अब इसकी तुलना हम करते हैं ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, जिसका हल हम जानते हैं क्या होता है कि x = माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर a का मान मैं देखूँ तो 1 है, ये वाला टर्म जो मान है ये आपके पास EB की पावर हाफ को मैं खोल दूंगी, तो यहाँ से ये पूरी टर्म और cos थीटा को मिला के माइनस के साथ ये आपके पास b हो जाएगा, और ये पूरी टर्म आपके पास c है। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आपके पास मान मिल जाता है x का मतलब EB की पावर हाफ यानी √EB। तो आपके पास है माइनस b, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये हो जाएगा, ये मान आपके पास आ जाएगा यहाँ से माइनस b का मान मैं रख रही हूँ, तो यहाँ से मुझे EB हटाना होगा, तो ये मान हो जाएगा 2MA/MB EA की पावर हाफ MB प्लस MY cos थीटा, और यहाँ पे मैंने लिखा है अपॉन 2a भी कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास a का मान 1 है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अब यहाँ पर b² माइनस 4ac किया, तो इस b का मान जो मैंने क्या किया है, इसको ये माइनस b था और यहाँ b² का मान करें तो ये 4 हो गया है, तो 4 होते ही यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व पूरा b² फिर माइनस 4ac, तो ये माइनस माइनस प्लस 4ac मैंने मान रख दिया। a का मान 1 है, c का मान मैंने यहाँ से निकाल के रख दिया है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए q का मान लेस देन 0 होता है, और मान लिया हमने आपतित कण की ऊर्जा न्यूनतम मान लिया हमने क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो अगर हम उसको 0 रख देते हैं तो सिर्फ यही टर्म बचती है मेरे पास, और यहाँ भी EA को चूंकि मैंने 0 कर दिया है तो मेरे पास जो मान मिलता है वो मुझे मिल जाता है, सिर्फ यही टर्म यहाँ से बचेगी। तो QMY/MB प्लस MY अंडर, और Q चूंकि हम जानते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया है इसलिए Q का मान ऋणात्मक होगा, और इस ऋणात्मक मान के लिए अगर मैं देखूं तो आपके पास ये मान आपके पास आयटा वाला का यानी काल्पनिक मान आ जाता है, और काल्पनिक मान का मतलब अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसका मतलब EA अगर 0 है, अगर आपतित कण की न्यूनतम ऊर्जा 0 हो जाती है
तो अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होना संभव नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ से कि E का मान 0 के बराबर मैं नहीं रख सकती हूँ। तो इसका मतलब एक न्यूनतम ऊर्जा जरूरी है अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है तो अब यहाँ पर मैं एक टिक कर रही हूँ, और तो इसलिए इसका मतलब ये जो मान है ये मुझे काल्पनिक मान देता है। तो इस काल्पनिक मान का मान क्या हो जाना चाहिए? 0 के बराबर हो जाना चाहिए अगर आपतित कण की न्यूनतम ऊर्जा को मैं निकालना चाहती हूँ। तो यहाँ E को, इस समीकरण में E को E मिनिमम से रिप्लेस कर सकती हूँ और इसको 0 के बराबर रख देती हूँ। तो मुझे यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद मिल जाता है कि E मिनिमम का जो मान है वो ये वाली टर्म MA/MB cos स्क्वायर थीटा, E की जगह हमने E मिनिमम रख दिया है। इस टर्म को मैं यहाँ ले आई क्योंकि इधर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा मान -MB प्लस my क्यूब माइनस MA माइनस my, E की जगह E मिनिमम मैंने रख दिया है। तो अब यहाँ पे E मिनिमम वाले टर्म को पुनः मैं यहाँ ले आती हूँ। तो ये MB प्लस my इस टर्म से भी गुणा होगा और MB प्लस my E मिनिमम वाले टर्म से भी गुणा होगा। तो ये समीकरण जब मैं पूरा सॉल्व करती हूँ तो सॉल्व करने के बाद जो मुझे मिनिमम एनर्जी मिलती है वो मिल जाती है -Q MB प्लस my अपॉन my प्लस MB माइनस MA/MB अपॉन my साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी जो मिनिमम एनर्जी की निर्भरता है वो इस बात पे निर्भर है कि थीटा क्या है, और थीटा बताता है मुझे कि उत्सर्जित कण किस कोण पर उत्सर्जित हो रहा है, उसकी प्रकरण की दिशा क्या है। और अगर मान ले थीटा = 0 हो जाए, 0 होने का मतलब कि आपतित कण जो है, उत्सर्जित कण और आपतित कण एक ही दिशा में जा रहे हैं, तब उस स्थिति में आपके पास ये साइन 0 हो जाएगा। तो सिर्फ यही वाली टर्म मेरे पास बचेगी। तो जो E मिनिमम एनर्जी है इससे मैं डिवाइड कर देती हूँ MB प्लस my से ऊपर नीचे। तो मिनिमम एनर्जी मुझे मिलती है, यानी जिसे मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह रही हूँ, वो मुझे मिल जाती है -Q अपॉन 1 माइनस MA अपॉन MB प्लस my के बराबर। और अगर मान लें कि आपतित कण से नाभिक संयुक्त हो जाता है तो आपके यानी लक्ष्य नाभिक से आपतित कण संयुक्त हो जाता है, तब उस स्थिति में My प्लस MB का मान MX प्लस MA के बराबर हो जाता है। तो यह MB प्लस My को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ MX प्लस MA से। इसको अब मैं सॉल्व कर लेती हूँ एलसीएम लेके। तो ये बन जाएगा -Q MX प्लस MA अपॉन MX से डिवाइड करूंगी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मुझे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की मिलती है वो मिल जाती है -Q 1 प्लस MA अपॉन MX के बराबर। मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा मिल जाती है कि न्यूनतम ऊर्जा इसके बराबर होगी। Q ऋणात्मक है इसलिए अगर आप ध्यान दें तो ये पॉजिटिव बन जाएगी टर्म। अब मान लो जैसे हमने ये बात की कि नाभिक संयुक्त हो जाता है विशेष परिस्थिति में, और अगर ये संयुक्त हो जाता है तो उस स्थिति में मेरे पास जो मान लिया कि संयुक्त होकर जो नाभिक बना उसका द्रव्यमान mz है, तो mz MA प्लस MX हो जाएगा। इसलिए MAVA का मान mz VZ के बराबर होगा। तो VZ का मान मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ और वो मान हो जाएगा MA अपॉन mz VA के बराबर। mz का मान पुनः मैंने रख दिया। और अगर संयुक्त नाभिक की गतिज ऊर्जा EZ है तो EZ का मान, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि आपके पास जो अभिक्रिया से पूर्व है वही अभिक्रिया के बाद है। तो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन अगर मैं निकालूंगी तो वो बन जाएगा -M VZ EZ का स्क्वायर माइनस MAVA का स्क्वायर के बराबर ये मान बन जाएगा। अब यहाँ से मैं इसके में VZ का मान रख देती हूँ स्क्वायर करके इस टर्म का, यानी MA अपॉन MA प्लस MX VA का होल स्क्वायर यहाँ रख रही हूँ मैं। और रख के इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ MAVA स्क्वायर वाली टर्म बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस MA अपॉन MA प्लस MX। अब चूंकि मुझे थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है, वो आपतित कण की न्यूनतम ऊर्जा है, इसलिए हाफ MAVA स्क्वायर का मान मुझे चाहिए। और हाफ MAVA स्क्वायर का मान इस समीकरण से मुझे साफ दिख रहा है, हो जाएगा -Q अपॉन MX प्लस MA अपॉन MX। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी पुनः मेरे पास कितनी आई -Q 1 प्लस MA अपॉन MX के बराबर, जो कि हमने विशेष परिस्थिति लगाकर पहले वाले रिएक्शन में हमने निकाली थी। तो इस प्रकार से हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।